गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। आप देख रहे होंगे ये टॉपिक क्या लिखा है मैंने, रीविजिटिंग इर्राशनल नंबर्स। अब आप कहेंगे दोबारा से इर्राशनल नंबर्स क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ तो लिया एक बार, अब दोबारा से क्यों पढ़ना है। तो ये बात, इस सवाल का जवाब जो है वो ये है कि इर्राशनल नंबर्स को तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को डिस्कस करना रह गया था, इसलिए दोबारा से इसको विज़िट करना पड़ा। इर्राशनल नंबर्स को क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन श्योरिटी के साथ एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, और आपको इसको पता होना चाहिए कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है ना। ओके, तो अब बेसिकली क्वेश्चन होगा क्या ये भी पता होना चाहिए। आपको इर्राशनल नंबर दे दिया जाएगा, कैसा भी इर्राशनल नंबर, चाहे वो अंडर रूट हो, अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, या कैसा भी सिंगल वाला। और कई बार क्या होगा, कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है 3 + अंडर रूट 5 या 3 - अंडर रूट 5, या मल्टीप्लिकेशन में दे दिया 3 और अंडर रूट 5 का मल्टीप्लिकेशन, या फिर 3 और अंडर रूट 5 का डिवीजन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार लिखा होता है 2 अंडर रूट 3 + 4, ऐसा। मतलब कैसा भी, कोई भी इर्राशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन, मतलब दो नंबर्स को जोड़कर, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके कोई भी नंबर बना दिया इर्राशनल नंबर, और उसके बारे में बात आपसे पूछी जाएगी कि आप प्रूव करके बताइए कि ये इर्राशनल नंबर है। हम नहीं मानेंगे कि ये इर्राशनल नंबर है, आपको प्रूव करके बताना है। और दूसरी तरफ ये सिंगल करके पूछेंगे कि अंडर रूट 2 को प्रूव करो इर्राशनल है कि नहीं, अंडर रूट 3 को प्रूव करो इर्राशनल है या नहीं, अंडर रूट 5 को प्रूव करो कि इर्राशनल है या नहीं। एग्ज़ाम में दोनों टाइप में से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो ये टाइप का या तो ये टाइप का। दोनों टाइप को आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि किस तरह से दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सिंगल ऐसे पूछा जाएगा तो किस तरह से करना है, और ऐसे कॉम्बिनेशन में पूछा जाएगा तो आपको कैसे करना है, वो दोनों ही तरीके हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये 3 मार्क होते हैं, 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादातर 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। CBSE ने बार रिपीट किए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दूं, आज का ये जो लेक्चर है रियल नंबर्स के लिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये उसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपकी सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज रह जाएंगी जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, लेकिन बेसिकली थियोरेटिकल जो लेक्चर आपका है वो ये लास्ट लेक्चर है। तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है लास्ट 10 ईयर्स के CBSE क्वेश्चन पेपर्स में से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस मैंने उस असाइनमेंट में डाल दिया, असाइनमेंट के फॉर्म में उसमें डाला है, और आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको NCERT के क्वेश्चंस को करना है, NCERT एग्जाम्पल्स करनी है, यानी पूरी NCERT आपको करनी है, और प्लस लास्ट 10 ईयर्स के CBSE क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अभी हमारा रियल नंबर चल रहा है, तो हम रियल नंबर के जितने क्वेश्चंस हैं लास्ट 10 ईयर्स में वो सब एक ही जगह पर हमें मिल जाएंगे असाइनमेंट के फॉर्म में, जो कि मैं आपको दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से PDF खोलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इर्राशनल, ये पूछा गया है। अब किस तरह से आपको करना है, क्या स्टेप्स होंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, और क्यों होंगे वो स्टेप्स ये भी सीखेंगे। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि ऐसा क्यों होगा।
ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, और वो स्टेप्स फिर बाद में भूल जाते हैं और फिर उनका ये क्वेश्चन रह जाता है, जो कि आपको नहीं करना है। हम समझ समझ के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब आपको अगर कहा गया है कि प्रूव करना है स्क्वायर रूट 3 को इर्रेशनल, जो कि हम जानते हैं डेफिनेटली कि ये इर्रेशनल है, लेकिन हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये इर्रेशनल नहीं है, हम मानते हैं कि ये रैशनल है। तो लेट अस अज्यूम, सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम √3 इज रैशनल। उसने कहा कि इर्रेशनल प्रूव करो, हमने कहा कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि रैशनल है। ठीक है, अब अगर ये रैशनल है तो हमें एक बात तो पक्की तौर से पता है कि कोई भी रैशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में या a/b या मतलब कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। तो अगर मैं a/b लिखूं यहाँ पर, तो डेफिनेटली कहा जा सकता है, अगर मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि √3 रैशनल है, तो डेफिनेटली √3 जो होगा वो a/b के फॉर्म में होगा। लेकिन आपको साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखना ज़रूरी है कि a और b दोनों कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स मतलब ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है इनके पास। यहाँ पे लिखना है वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जिनके पास 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। ठीक है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब a और b को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। a और b दोनों में फ़र्क है, दोनों एक दूसरे से सिर्फ किस तरह से सिमिलर हैं कि दोनों के पास कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है अगर 4/5, तो 4 और 5 यहाँ पे कोप्राइम्स है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमें अज्यूम करना है यहाँ पर। तो इस कोप्राइम से आप समझ जाइए कि कोप्राइम का मतलब क्या है कि a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर? अब क्या अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती हूँ, a = b √3? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये हमने बस साइड चेंज कर दी है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर दूं, तो क्या होगा, ये a² हो जाएगा और ये हो जाएगा b √3²। दैट इज a² = √3 का स्क्वायर दैट इज 3 और b का स्क्वायर यानी कि b², तो हो जाएगा 3b²। क्लियर? अब इस बात से क्या बात समझ में आती है, इस बात से ये बात समझ में आती है कि a² जो है वो 3 से डिविजिबल है। जैसे ही मैं इसको इधर लेके आऊंगी, a² / 3 = b², ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इस ऐसा अगर लिखा जा सकता है तो ऐसा कहा भी जा सकता है कि a² इज डिविजिबल बाय 3। क्यों? यहाँ पे मैं रफ कॉलम में आपको बताती हूँ क्यों। अगर लिखा a² = 3b², तो इसका मतलब तो यही है ना कि 3 नीचे आ गया और b² यहाँ पर है, यानी कि a² जो है वो 3 से डिविजिबल है। सिंपल सी बात है। अब अगर a² 3 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। होगा? बिल्कुल होगा। ठीक बात है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। क्यों मार्क किया है वो अभी आगे आपको पता लगेगा। ओके, अब यहीं पे मैं ये वाली स्पेस को यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको साथ के साथ ही समझ में आए। ठीक है,
थोड़ा सा साइड करते हैं। ओके, हाँ ठीक है। अब अगर कहा जा रहा है कि a जो है वो डिविजिबल है 3 से, यानी कि a को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। अगर आपसे कोई ये बात कहे कि कोई नंबर है, जैसे सपोज 12 है, 12 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या बात समझ में आती है कि 12 जो है वो 4 का एक फैक्टर है या 4 का मल्टीपल है, सॉरी फैक्टर नहीं, 4 का मल्टीपल है। यानी यहाँ पर भी आप ये बात कह सकते हैं कि अगर a जो है वो डिविजिबल है 3 से, तो a जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। सो we can write a equal to 3c। c क्या है? c कोई भी इंटीजर है। अगर मुझे लिखना है कि a जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इट सिंपली मीन्स कि a इक्वल टू 3c, है ना? ओके, for some integer c, ठीक है। ओके, अब क्योंकि ये बात हमें पता लगी कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी कि a जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो अगर हम यहाँ पे फिर से स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3c स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को देखूँ तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह अगर मैं 3b स्क्वायर पुट कर दूँ तो कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? 3 को जब उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 3c स्क्वायर। अब ज़रा इसको फिर से ध्यान से देखिए आप, तो इसका क्या मतलब है कि b स्क्वायर जो है वो भी 3 से डिविजिबल है। दिस सिंपली मीन्स कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। जिस तरह से यहाँ पर a स्क्वायर जो था वो 3 से डिविजिबल था, इसी तरह से यहाँ पर भी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। b भी 3 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 3, है ना? अब अगर b भी है, अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दूँ, आई होप ये विजिबल है, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है कि a डिविजिबल है 3 से, b डिविजिबल है 3 से। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 से एक बात समझ में आई कि a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन अब याद करिए, जो हमने स्टार्टिंग में स्टेप लिया था उससे क्या पता लगा कि a और b जो है वो को प्राइम है, उनके बीच में कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 और 3 तो ये बता रही है कि उसमें कॉमन फैक्टर एक और है 3, तभी तो ये दोनों के दोनों 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। a भी 3 से डिवाइड हो पा रहा है और b भी हो जा रहा है, यानी कि a और b में कॉमन फैक्टर एक और मिल गया हमें 3। तो यानी ये जो हमारी मानी हुई बात थी कि a और b को प्राइम है, ये गलत हो गई, तो यहाँ पर अभी लिखना पड़ेगा हमें कि बाय इक्वेशन सेकेंड और थर्ड a and b also have a common factor, या दिस implies नहीं, therefore लिखते हैं, therefore a and b also have a common factor 3। यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन, जगह कम पड़ गई फिर से मेरे पास, यहाँ पर बाय इक्वेशन 2 and 3,
पीछे अभी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। हाँ ये तो विजिबल है, ठीक है, ओके। तो ए और बी ऑल्सो हैव अ कॉमन फैक्टर 3। आप देखते हैं आगे। तो जैसे ही हमें ये बात पता लगी कि ए और बी में एक और कॉमन फैक्टर है 3, तो ये बात गलत साबित हो गई कि ए और बी को प्राइम है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये आपको सारी स्टेटमेंट्स लिखनी है क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं, और नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। सीबीएसई जो है वो मार्क्स काट लेते हैं। ए एंड बी आर को प्राइम्स, ये बात गलत हो गई। अब अगर ये बात गलत हो गई तो ये बात भी गलत हो गई कि हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि √3 रैशनल है ना, तो वो भी लिखना पड़ेगा कि दिस, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्शन ठीक है, हैज अराइजन बिकॉज, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ अर अजम्पशन, इनकरेक्ट अजम्पशन, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से, इनकरेक्ट अजम्पशन। क्या अजम्पशन थी हमारी, दैट √3 इज रैशनल। हमने ये अज्यूम किया था जो कि गलत हो गया, तो क्या होगा सही, सो वी कंक्लूड, तो फिर हमने नतीजा निकाला, वी कंक्लूड दैट √3 इज इर्रेशनल। तो ये बात साबित हो गई कि √3 इर्रेशनल है। ये सारी स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरह से अगर √2 आपको प्रूव करने के लिए कहा जाए कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल, तो वहाँ पर भी सेम यही सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। क्लियर। तो अब बात करते हैं हमारा सेकंड टाइप, जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि सेकंड टाइप में हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। अब यहाँ पे आपको अलग अलग तरह से दिए हो सकते हैं क्वेश्चन। कभी बोला जाएगा कि प्रूव दैट 5 - √3 इज इर्रेशनल, या कभी बोल दिया कि शो दैट 5 + √3 इज इर्रेशनल, या कभी बोल दिया कि 5 √3/3 इज इर्रेशनल। मतलब कैसे भी पूछ सकते हैं। तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, स्टेप एक ही तरह का होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको समझा सकूँ। अगर लिखा है कि शो दैट 5 - √3 इज इर्रेशनल, अगर ये लिखा है सपोज, तो सबसे पहले अजम्पशन हमारी वही होगी जो इससे पहले वाले, अभी इस वाले क्वेश्चन में हमने किया था। क्या किया था हमने लिखा था कि लेट अस अज्यूम कि ये जो है वो रैशनल है। यहाँ पर भी वही हम करने वाले हैं कि लेट अस अज्यूम 5 - √3 इज रैशनल। हमने ये अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब अगर 5 - √3 रैशनल है, तो इससे क्या बात समझ में आती है, इससे ये बात समझ में आती है कि 5 - √3 जो होगा वो a/b के फॉर्म में होगा, यानी p/q के फॉर्म में होगा। वेयर, यहाँ पे लिखना है आपको, वेयर a and b आर को प्राइम्स, a and b आर को प्राइम्स, को प्राइम नंबर्स हैं ये सब, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो असल स्टेप है आपका। ये वाले 2 स्टेप्स तो अभी इससे पहले भी आपने किए हैं, लिए हैं ये वाले स्टेप्स। अब क्या सोचना है आपको, अब जो अगला स्टेप आपको लेना है वो ये सोच के लेना है कि आपको किसी तरह से आपका ये जो रैशनल इर्रेशनल वाला पार्ट दिख रहा है, यानी यहाँ पे मुझे √3 दिख रहा है, इसको मुझे अलग करना है, इसको एक साइड पे सेपरेटली लेके आना है अलग। मतलब उसके साथ चाहे कितने भी कांस्टेंट या कितना भी कुछ भी लगा हो, वो सबको शिफ्ट करके दूसरे साइड पे पहुंचाना है, और इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ आपका इर्रेशनल नंबर
जो आपको दिख रहा है, जैसे मुझे यहाँ पर √3 दिख रहा है, मैंने इसको सर्कल कर दिया, इसको मुझे बस बचाना है, बाकी सबको उधर कर देना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि -√3 इक्वल टू a/b -5, अगर 5 को मैं उधर भेज दूँ तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर -√3 दिख रहा है, -√3 नहीं चाहिए मुझे सिर्फ √3 चाहिए। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको उधर ले जाऊँ और इस पूरे को उठाकर इधर ले आऊँ तो बात बन सकती है ना। तो ये अगर उधर चला जाए तो ये हो जाएगा √3 और इधर क्या आ जाएगा, ये -5 जो है वो +5 की तरह दिखने लगेगा और जो +a/b है वो -a/b दिखने लगेगा। यही होगा, ठीक है। अब जो मेरा एम था कि मुझे √3 को अलग करना है वो मैंने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपके दूसरे साइड पे जो भी आपको दिख रहा है आपको उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मुझे दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहे हैं तो मैं इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकती हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 5b - a और इस तरफ हो जाएगा √3। अब अगर आप ध्यान दें तो ये 5b - a और डिवाइडेड बाई b है, ये वैल्यू क्या है। आपने अभी ऊपर अज्यूम किया कि a और b को प्राइम्स हैं, a और b को प्राइम है, यानी कोई इंटीजर ही है ना। अब 5 के साथ किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर माइनस इंटीजर आपको डेफिनेटली एक इंटीजर ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय सम इंटीजर, यानी पूरा का पूरा इंटीजर के ही फॉर्म में है, यानी ये एक प्रॉपर रैशनल नंबर बन रहा है, p/q वाला फॉर्म, है ना। तो ये वाली साइड तो आपको रैशनल दिख रही है, तो डेफिनेटली अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो रैशनल के ही बराबर हो सकता है। रैशनल नंबर इरैशनल के बराबर कैसे हो सकता है। अगर इस साइड पे हम बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ रैशनल है तो डेफिनेटली ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये √3 है, जो कि रैशनल तो कभी भी नहीं होता, ये तो इरैशनल होता है। तो यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि कभी भी रैशनल और इरैशनल इक्वल नहीं हो सकता, तो जो मेरी अजम्पशन है वो गलत साबित हो गई। तो यहाँ से ये कॉन्ट्रडिक्शन निकल गया है। बड़े मतलब देखिए कितने कम स्टेप्स हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फिर भी कुछ स्टेप्स से लेके काम किया था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही कम स्टेप्स हैं। बस इसके बाद क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप लिखेंगे सिंस a and b आर इंटीजर्स, चलिए मैं लिख देती हूँ, सिंस a and b are integers, we get 5b - a by b is rational, है ना, and √3 is rational। हमें यही पता लगा क्योंकि अब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, हमें ये मिला। लेकिन हम जानते हैं कि ये रैशनल नहीं है, √3 रैशनल नहीं है, जो कि क्या है, इरैशनल है। ये बात हमें पता है। यहाँ पे ये हमें प्रूव नहीं करना है अलग से कि √3 एक इरैशनल नंबर है, इसको हमें अलग से नहीं प्रूव करना है। ये 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अब क्या लिखेंगे हम इसमें, यहाँ पे बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, but this contradicts the fact that √3 is irrational, है ना। उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर हमारे इस फैक्ट का, ये हमारी इस अजम्पशन की वजह से। तो अजम्पशन गलत है तो क्या हो जाएगा, फिर से हम वो लास्ट लाइन लिखेंगे कि दिस contradiction has arisen due to our incorrect assumption that
5 minus under root 3 is rational. ठीक है, so we conclude that 5 minus under root 3 is irrational. ठीक है, क्लियर? तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। बस इसमें क्या करना था, सबसे पहले हमने उसको अज्यूम कर लिया कि वो रैशनल है मतलब p बाई क्यू या फिर a बाई बी के फॉर्म में होगा, और वहाँ पे a और b को प्राइम होंगे, और उसके बाद वाला स्टेप ही आपका मेन स्टेप है। आपको चाहे यहाँ पे किसी भी कॉम्बिनेशन में दिया हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो भी नंबर लेके आना है वो इर्रेशनल नंबर को अलग करना है किसी भी हाल में, चाहे वो आप कैसे भी करें, किसी को भी शिफ्ट करना पड़े, बस आपका इर्रेशनल नंबर अलग होना चाहिए, बस इतना ही करना है। उसके बाद जो चीज़ आपको मिलेगी वो ऑटोमेटिकली आपको एक तरफ रैशनल और एक तरफ इर्रेशनल मिल जाएगी, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। तो दोनों टाइप हमने डिस्कस कर लिया कि अगर वो सिंगल अकेला पूछता है कि √2, √5, √7, √11 प्रूव करो कि इर्रेशनल है, 11 तक तो जाते नहीं है, हार्डली 7 तक चले गए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो √2, √3, √5 ही वो ज़्यादातर पूछते हैं CBSE एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, अच्छा, तो ये होगी बात उसकी कि उसको कैसे करना है, और ये कॉम्बिनेशन वाले टाइप के क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है ये भी पता लग गया। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो बड़ी ही ज़रा सी चीज़ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अगर लिखा है अब ठीक है, अगर आपकी कोई भी वैल्यू है, सपोज x है, और x जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब रैशनल नंबर है। ठीक है, अब ये अगर रैशनल नंबर है और q जो है, q का फॉर्म जो है वो क्या है, 2 रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर n, ऐसा है, मतलब 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n। m और n कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, where m and n are non-negative integers, ठीक है। अब क्या कहा मैंने कि अगर x आपके पास कोई नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसका मतलब आपका x जो है वो रैशनल नंबर है, और q जो है वो इस फॉर्म में है, यानी उसका डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में है कि 2 की पावर समथिंग है और 5 की पावर समथिंग है, बस ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा है तो आप बिना सॉल्व करे, इस रैशनल नंबर को बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला होगा, कि ये कैसा नंबर होगा, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये बात कंफर्म हो जाएगी, मतलब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको p बाई क्यू को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को देख के ही बता सकते हैं। अगर कि उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n, अब वहाँ पे m और n का मतलब ये नहीं कि m और n ही रहेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर 2 हो गया, 5 रेज़ टू द पावर 3 हो गया सपोज। ठीक, तो मतलब इस फॉर्म में अगर है, इसका मतलब आप उसको देखकर बता सकते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में आएगा नंबर। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, NCERT एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज में भी है, तो वहाँ पे आपको बिना कैलकुलेशन करे ही बताना है। ठीक है, अब अगर x कोई नंबर है जो कि फिर से कोई रैशनल नंबर है, वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर क्या है कि इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है, तो अगर ऐसा है तो आप, अच्छा फिर से वही बात है कि यहाँ पे m और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वेयर m and n
आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब अगर कोई रैशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है तो आप ये बात बहुत आसानी से बिना सॉल्व करे, इस नंबर को बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि ये नंबर जो होगा वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ ही साथ कैसा है, रिपीटिंग है, यानी रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता है, डेसिमल एक्सपेंशन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपकी बुक में थ्योरम के फॉर्म में लिखा है। ये थ्योरम शायद कौन सा है, 1.6 थ्योरम है। ठीक है, ओके, तो ये आप याद रखने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक, एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। जैसे सपोज अगर लिखा है कि 17/8, अब आपसे पूछा गया कि बताइए इसको बिना सॉल्व करे कि ये रैशनल नंबर कैसा डेसिमल एक्सपेंशन रखता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि क्या वो इस फॉर्म में है या नहीं है। तो चेक करते हैं भाई, 17, 8 का मतलब 2⁻3। आप तो झट से बोल देंगे कि भाई इस फॉर्म में नहीं है, नहीं दिख रहा मुझे उस फॉर्म में, 2 की पावर समथिंग तो दिख रही है, 5 की पावर तो कुछ दिख ही नहीं रही, तो ये तो इस फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये वाला बात है, ये वाली फॉर्म है, यानी आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। कैसे? क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती, ये मल्टीप्लाइड 1 तो है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1, कितनी बार भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो 1 को हम अगर लेके आना चाहें तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि कभी भी किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। तो क्या मैं इसको 5 की पावर 0 नहीं लिख सकती? नॉन नेगेटिव बोला था ना, 0 तो हो ही सकता है, 0 तो नॉन नेगेटिव है। तो ये 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पे आपको मिलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज लिखा है 129 डिवाइडेड बाय 2 सपोज 2 है, 5 है, 7 है, सपोज ये है। अब आप बताइए कि ये जो है वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, इस वाले का। अब आप क्या बोलेंगे, इसके डिनोमिनेटर को देखना चाहेंगे। 2m दिख रहा है, मतलब कोई भी पावर है इसकी, 5 समथिंग कुछ दिख रहा है पावर। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में भी आ गया 7, इसकी तो बात ही नहीं की थी, यानी कि ये इस फॉर्म में तो नहीं है। इस फॉर्म का मतलब खाली ये फॉर्म, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा में नहीं चलेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी सोचने लगते हैं कि इस फॉर्म में तो आ गया ना, एक्स्ट्रा में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने दो उसको। नहीं, जो फॉर्म है सिर्फ उतनी ही फॉर्म होनी चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा में आ रहा है, यानी कि वो इस फॉर्म में नहीं है, यानी ये वाला केस है। तो कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो ये था जो टॉपिक हमें पढ़ना था। एग्ज़ाम में 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए आपको। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब हॉट्स कह सकते हैं उसको। आपका पहला क्वेश्चन है, शो दैट द रेसिप्रोकल of an irrational number is irrational।
ठीक है, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ एन इर्राशनल नंबर इज इर्राशनल, ये प्रूव करना है आपको। सेकेंड में एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वैसे तो सिंपल है लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है। लिखा है √3 + 3√2 प्रूव दैट दिस नंबर इज इर्राशनल, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसी के साथ ये चैप्टर तो हुआ ख़त्म, लेकिन अभी 2 एक्सरसाइजेज हमें करनी है, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4। 2 एक्सरसाइजेज आपकी बची हैं। वैसे तो आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, जो हमने अभी पढ़ा है उससे बहुत आसानी से आप उन दोनों एक्सरसाइजेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेंगे उसको। और जो मैंने अभी स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है असाइनमेंट क्वेश्चंस का, और वो असाइनमेंट क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, वो लास्ट 10 ईयर्स के CBSE क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चंस लिए गए हैं, वो सारे 10 साल, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन हैं, तो वो आपको करने ही हैं, किसी हाल में नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।